वेलकम बैक इन नर्सिंग इनसाइट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट जो कि एक कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है या माल फॉर्मेशन इसे भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा जो हमारा ऑर्गन होता है या कौन सा हमारा पार्ट होता है बॉडी का जो अफेक्टेड होता है, इसके नाम से ही हमें क्लियर है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट मतलब होता है कि वो एबनॉर्मली या कट होना वहाँ पे या एबनॉर्मली फॉर्म होना। तो क्लेफ्ट लिप मतलब हमारे जो लिप्स हैं उनमें एक हमें फेलियर देखने को मिला उनके फ्यूज़न में। एंड क्लेफ्ट पैलेट मतलब उसका जो पैलेट है बेबी का, उसमें हमें जो फ्यूज़न होनी थी नॉर्मली जो हमारे होने थे वो एबनॉर्मली हो गए हैं या फेल हो गए हैं, वो सेपरेट हो गए हैं। उस कंडीशन को हम क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट क्या है, तो ये कंजेनाइटल कंडीशन है जिसमें किसी भी पॉइंट पे उसके अपर लिप पे या फिर उसके हार्ड पैलेट पे एक ओपन सेक्शन रह जाता है। अपर लिप पे स्पेशली अगर हम बात करें, जो कि एक्सटेंड हो जाता है नोज तक। जो ओपनिंग वो होती है वो नोज तक हमें देखने को मिल सकती है, जैसे आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा है। क्लेफ्ट पैलेट जो है वो नीचे का जो पहला वाला है ये आपका क्लेफ्ट पैलेट है एंड ये आपका क्लेफ्ट लिप है। तो क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप जो है दोनों सिमिलर ही चीज़ें हैं, बस वो जो क्लेफ्ट लिप है वो फेलियर हो जाता है फ्यूज़न ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप्स। मतलब जो लिप्स की सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं उनके फ्यूज़न में जो फेलियर हो जाता है उसे हम क्लेफ्ट लिप बोलेंगे। एंड क्लेफ्ट पैलेट हम बोलेंगे फेलियर टू फ्यूज़न ऑफ बोनी और हार्ड टिश्यू ऑफ द पैलेट। मतलब जो हमारा पैलेट का हार्ड पार्ट था, जो बोनी एरिया था, वहाँ पे फ्यूज़न जो है वो फेल हो गया है। स्पेशली हम बात करें इसके जेस्टेशनल पीरियड में कि ये कब हमारा डेवलप होता है, तो मेनली जेस्टेशनल पीरियड में हमारे ये ईयर्थ वीक जो होता है जेस्टेशनल फीटस का, उस टाइम पे ही ये डेवलप होता है। तो अगर उस टाइम पे इसका माल फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये भी एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है, तो उस टाइम पे ही ये हमें देखने को मिलता है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट आर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया। फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस, जो मैक्सिलरी प्रोसेस है ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट। जब बेबी इंट्रा यूट्राइन एज में है, मतलब मदर के वोम में है, उसी टाइम पे उसके डेवलपमेंट में फेलियर हो गया है उसके लिप्स एंड पैलेट एरिया पे, तो उस कंडीशन को हम क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। अगर हम पर्टिकुलर एक एक को डिस्कस करें तो क्लेफ्ट लिप की अगर बात करें तो क्लेफ्ट लिप जो है रिजल्ट फ्रॉम फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस विथ nose elevation on frontal prominence. The extent of defect varies from notch in the lips, मतलब partially ये हो सकता है या इनकम्प्लीट हो सकता है या कंप्लीट हो सकता है। इनकम्प्लीट मतलब वो पूरा नोज तक नहीं गया होता है, कंप्लीट मतलब वो नोज तक उसकी ओपनिंग जो है फेलियर है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये कंप्लीट या इनकम्प्लीट दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। क्लेफ्ट लिप कैन अकर ऑन वन साइड, यूनिलैटरल भी ये हो सकते हैं, बाइलैटरल भी हो सकते हैं। मतलब मे बी ये सिर्फ एक साइड पे हो, ये अपर लिप्स पे ही हमें देखने को मिलेंगे। जो ये कट हमारा हमें दिखने को मिल रहा है फेलियर है उसके फ्यूजन में, ये दोनों साइड भी देखने को मिल सकते हैं और यूनिलैटरल एक साइड पे भी देखने को मिल सकते हैं। क्लेफ्ट पैलेट की अगर हम बात करें तो क्लेफ्ट पैलेट क्या है, मतलब यहाँ पे पैलेट का जो फ्यूज़न होना था वो फेल हुआ है। तो सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट दोनों के ही किसी के भी उसमें हमें फेलियर देखने को मिल सकता है। ये भी कंप्लीट या इनकम्प्लीट टू टाइप्स के हो सकते हैं। तो हमें ईजी लैंग्वेज में याद रखने के लिए याद रखना है कि फेलियर ऑफ द फ्यूज़न ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप और बोनी और हार्ड पार्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ द पैलेट। ये है लिप्स के लिए हम सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप्स यूज़ कर सकते हैं एंड पैलेट के लिए हम हार्ड पार्ट या सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द पैलेट भी बोल सकते हैं। अगर हम मेनली बात करें इसके इंसिडेंस रेट की, तो इसके इंसिडेंस रेट में हमें अगर 750 बर्थ हो रहे हैं तो उनमें से हमें 1 बेबी ऐसा मिलेगा जिसमें क्लेफ्ट लिप होगा। और क्लेफ्ट पैलेट की अगर बात करें तो ये 2500 बेबी में से किसी एक को देखने को मिलेगा। इसकी एटियोलॉजी की अगर बात करें तो एग्जैक्ट एटियोलॉजीज की क्या है अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, बट कुछ हम ऐसे कंडीशंस को इंक्लूड करते हैं कि मे बी इसकी वजह से हुआ हो। तो जैसे कि ये इसका फर्स्ट कंडीशन हो सकता है कि हेरिडिटी, मतलब ये हेरिडिटी 1 जनरेशन टू अदर जनरेशन में पास हुआ है, ये हो सकता है। या फिर कुछ अदर कॉजेज़ होते हैं, जैसे ही क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो गई, या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर जो थी वो किसी मेडिकेशन का यूज़ करी थी एज एक एंटी कन्वर्जेंट मतलब मदर को कैंसर था या फिर उसको कन्वर्जन की डिसीज़ थी, तो उस कंडीशन में अगर मदर मेडिकेशन यूज़ कर रही थी तो बेबी में क्लेफ्ट लिप होने के चांसेस हो सकते हैं।
ये आपका दिया है क्लेफ्ट लिप का ही यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एंड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट की कैसे होगा ये। और ये नीचे वाला आपका क्लेफ्ट पैलेट के एग्जांपल दिए हैं। ये है यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड ये है बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप, मतलब इसके एक ही लेफ्ट के एक ही साइड पे है और इसके लेफ्ट के दोनों साइड पे है, तो ये यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल है। और इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो केमिकल्स के साथ अगर मदर जो थे इसका एक्सपोजर था जब बेबी फीटस जो था वो वूम में था, या फिर वायरल इन्फेक्शन था फीमेल को, उस कंडीशन में जो फीमेल थी उसके जो एक्सरे होती है उसकी रेस के साथ उसका एक्सपोजर था, या मैटरनल मेडिकेशन जैसे मैंने भी बताया कि एंटी कन्वल्जेंट लेती है मदर, या फिर कैंसर की कोई मेडिसिन लेती है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर मदर अल्कोहल का यूज़ करती है तो उस कंडीशन में भी बेबी को होने के चांसेस हैं। एंड स्मोकिंग, ये सारे हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के। पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी इसकी जो इसका प्रोसेस आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर जो था उसकी वजह से फेलियर हो गया है मैजिलरी प्रोसेस का फ्यूज़ होना। तो 6 वीक या 8 वीक ऑफ द लाइफ जो जेस्टेशन एज होती है उसके ड्यूरिंग में कोई प्रीडिस्पोजिंग हमारा फैक्टर हुआ जिसकी वजह से ये फ्यूज़न जो था फेल हो गया है। इसके रिजल्ट में जो फ्यूज़न मैग्नेटिक प्रोमेंट का था मीडियन नेजल से वो फेल हुआ, उसकी वजह से जो टंग थी वो डाउनवर्ड मूव हो गई और यहाँ पे पेरेंटाइन प्रोसेस भी फ्यूज़ नहीं हो पाया। ये कॉमन सा हमें याद रखने के लिए, और उसकी वजह से हमें क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिला। अब अगर इसके थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे फेलियर हो सकता है कंप्लीट या इनकम्प्लीट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही 52 ईयर्थ वीक ऑफ जेस्टेशन में ये हुआ है, जबकि फ्यूज़ होना था बट ये नहीं हुआ, फ्यूज़न में फेलियर हो गया और उसने क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट को कॉज कर दिया। वो कम्प्लीटली या पार्शली हो सकती है, यूनिलेटरल या बाइलेटरल हो सकती है। बात करें अगर हम इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हमें मेनली देखने को मिलेंगे बेबी में, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि बेबी जो है उसमें क्लेफ्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट सिम्टम हमें क्लेफ्ट मतलब वहाँ पे एक कट देखने को हमें मिलेगा। देन डिफ़िकल्टी विथ फीडिंग, जो बेबी है उसकी फीडिंग में भी प्रॉब्लम मिलेगी हमें देखने को। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, नेजल स्पीकिंग वॉइस, अगर बेबी जो क्राई करता है तो हमें ऐसा लगेगा कि जो उसकी वॉइस है वो नॉइज से आ रही है। एंड एक्सपोज नेजल कैविटी, नेजल कैविटी जो है वो भी एक्सपोज होगी। तो ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अब इसे डायग्नोस करने के लिए हमें क्या करना है, तो इसे डायग्नोस हमें जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे आफ्टर द बर्थ, जब बेबी का हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं तो हमें ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ही ये असेसमेंट से हमें पता चल जाता है, फिजिकल असेसमेंट से ही कंफर्म हो जाता है। अब क्योंकि ये एक कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें माल फॉर्मेशन हुआ है, कंजेनाइटल डिफेक्ट है जिसमें फेलियर हो गया है फ्यूज़न का, तो यहाँ पे हम सर्जिकली इसे ट्रीट करते हैं, मेडिकली हम इसे नहीं ट्रीट कर सकते हैं। तो सर्जिकली ट्रीट करने के लिए क्लेफ्ट लिप को हम अंडर 3 मंथ से ट्रीट करते हैं, मतलब बेबी 1 से लेकर 3 मंथ के बीच में हम इसकी सर्जरी कर देते हैं जो क्लेफ्ट लिप वाली होती है। इस सर्जरी को बोलते हैं हम लैबियोप्लास्टी। लैबियोप्लास्टी जो होती है मेनली इसमें एक जेट शेप का हमारा प्लास्टिक मतलब यहाँ पे हम उसको रिपेयर करने के लिए प्लास्टिक यूज़ करते हैं जो कि एक एडवांसमेंट टेक्निक है। ये ऐसे मतलब जो हमारा अभी फेलियर फ्यूज़न था उसको हमने उसे सुचरिंग करके या फिर सर्जरी के थ्रू उसे हमने क्लोज कर दिया है जो कि फेलियर हो गया था फ्यूज़न में। तो ये है हमारा क्लेफ्ट लिप का मैनेजमेंट जो कि 3 मंथ्स के अंडर हमें करना होता है। ये फिगर में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लेफ्ट पैलेट की बात करें तो क्लेफ्ट पैलेट का जो रिपेयरमेंट होता है इसके लिए मल्टीपल सर्जरीज़ की नीड होती है हमें। ये हम 18 ईयर्स तक का कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट सर्जरी हमें बेबी की करनी होती है वो 6 to 12 मंथ में हमें करनी होती है, मतलब ये भी हम 8 to 18th मंथ तक में हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्जरी होती है उसका नाम होता है पैलेटोप्लास्टी। पैलेटोप्लास्टी में जो पैलेट थी हमारी तो वहाँ पे हम सर्जिकली उसे क्लोज कर देते हैं जो फेल हुआ था हमारा फ्यूज़न। तो इसकी आपको सर्जरी के नाम याद होने चाहिए एंड इसकी ड्यूरेशन याद होनी चाहिए कि कौन सा किस मंथ में हमें करना है। जैसे क्लेफ्ट लिप वाला हम 1 से लेकर 3 मंथ तक का कर सकते हैं, उसको लैबियोप्लास्टी बोलते हैं। एंड क्लेफ्ट पैलेट वाली सर्जरी को हम पैलेटोप्लास्टी बोलते हैं जो हम 18 महीने तक में कर सकते हैं। इसके 6 से 12 मंथ तक में हम इसकी पहली सर्जरी करते हैं। इसके मल्टीपल सर्जरी होते हैं इसको ट्रीट करने के।
अब अगर हम बात करें इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, तो हमें पता है कि जो बेबी है उसमें क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है, तो सबसे पहले हम उसका इनिशियल असेसमेंट करेंगे। जब हम नियोनेटल असेसमेंट करते हैं तभी उसकी इस एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन हम एसोसिएटेड कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी जो भी है, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, उसके प्रमोशन के लिए हम उसे भी आइडेंटिफाई करेंगे। डिफेक्ट जो है उसे हम बेबी की जैसे बर्थ हो उसके तुरंत बाद ही हम असेस कर लेंगे, एंड उसकी वजह से जो जो निगेटिव रिएक्शन है पेरेंट्स का, उनके लिए भी हम उन्हें एक्सप्लेनेशन दे देंगे, जो उनके पेरेंट्स हैं बेबी के। फीडिंग, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे फीडिंग डिफ़िकल्टी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बेबी जो है उसे सक करने में प्रॉब्लम होगी। तो फीडिंग हम ऐसे यूज़ करेंगे कि अगर वो खुद से सक नहीं कर पा रहा है तो हम उसे एक्सपेल करवा दें फीमेल के ब्रेस्ट से। देन हम उसे सिरिंज के थ्रू बेबी को या रबर ट्यूब के थ्रू हम बेबी को फीडिंग करवाते हैं। इसमें एक्सप्रेस्ड जो ब्रेस्ट फीड होता है, आर्टिफिशियल फीडिंग होता है, उसे स्पून या ड्रॉपर से भी हम दे सकते हैं, जो कि लॉन्ग हैंडल होना चाहिए, ताकि हम बेबी को मतलब ऐसे दें कि वो उसे स्वैलो कर पाए इजली। मदर और फैमिली को हम यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं ऑलरेडी कि वो कैसे बेबी को फीड करवाएगा घर पे ले जाके, मतलब उसे हम एजुकेट कर देते हैं उनकी फैमिली को इस कंडीशन के बारे में। पेरेंट्स को हम सारी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि बेबी को क्या क्या रिस्क हैं क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की वजह से, जैसे कि बेबी को एस्पिरेशन हो सकता है, तो बेबी को अपराइट पोजीशन में थोड़ा करके ही हम उसे फीड करवाएंगे। तो ये सारे जो उसके स्वैलो करने में सफिशिएंट टाइम दे, जैसे हमने उसे फीड के लिए उसके माउथ में मिल्क डाला है, तो फिर हम थोड़ा वेट कर लें कि वो उसे स्वैलो कर ले, क्योंकि उससे थोड़ा टाइम लगेगा और एस्पिरेट भी हो सकता है। तो थोड़ा अपराइट पोजीशन में करके थोड़ा वेट करके ऐसे हम उसे फीड कराएं, इसके लिए भी हम पेरेंट्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देते हैं। और फीडिंग के टाइम भी हम बेबी को मतलब एक प्रॉपर उसे हम टाइम देते हैं बेबी को। बेबी का जो एसेंशियल केयर होता है, जैसे इम्यूनाइजेशन, वार्म, हाइजीन, ये सारी चीज़ें भी हम बेबी को प्रॉपरली एसेंशियल केयर के ड्यूरिंग ही देते रहते हैं। जितने भी टाइमली फॉलोअप्स हैं वो हम पेरेंट्स को ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि उन्हें टाइम टू टाइम बेबी को लेके हॉस्पिटल आना है। अब अगर हम बात करें बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी की केयर की, तो बिफोर सर्जरी में हम कंसेंट लेंगे, क्योंकि हम बिना कंसेंट के कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं। स्पेशली अगर हम सर्जिकल प्रोसीजर की बात करें तो हम बेबी के लिए सबसे पहले हम कंसेंट लेंगे उनके पेरेंट्स का या केयर गिवर का। जितने भी इन्वेस्टिगेशन हमें कराने हैं बिफोर द सर्जरी, वो सारे रिपोर्ट्स हम कलेक्ट करेंगे और उसे हम पेशेंट की फाइल में अटैच कर देते हैं। बेबी जो होगा वो NPO पे होना चाहिए 6 आवर प्रायर से, मतलब 6 घंटे पहले से हम बेबी को NPO पे रख देते हैं, कर देते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब है डॉक्टर के द्वारा, तो वो भी एडमिनिस्टर कर देते हैं हम। और उसके अंदर जो भी बाकी फिजियोलॉजिकल या फिजिकल जो हमें प्रिपरेशन करनी है बेबी की, वो सारे प्रिपरेशन हम कर देते हैं। ये हम बिफोर सर्जरी करते हैं। आफ्टर सर्जरी की बात करें तो आफ्टर सर्जरी में हम उसके वाइटल्स को मॉनिटर करते हैं क्लोजली, मतलब अगर इमीडिएट सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं ब्लीडिंग वगैरह को, जो साइट है सर्जरी की वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह ना हो रही हो। बेबी को हम टर्न करते हैं जैसे फेस टू वन साइड फॉर ड्रेनेज सिक्रेशन, मतलब अगर सिक्रेशन हो रहा है तो हम टर्न भी कर सकते हैं बेबी को, या प्रिवेंट करते हैं एस्पिरेशन के लिए। मोस्टली हम उसकी जो सर्जिकल साइट होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि वहाँ पे किसी भी टाइप का अदर इंजरी ना हो सर्जिकल साइट पे। वहाँ पे पोजीशन हम भी बेबी को देते हैं, वहाँ पे एल्बोज का हम रिस्ट्रेन कर सकते हैं ताकि अगर सुचरिंग वगैरह को वो टच ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एनाल्जेसिक भी हम प्रेस्क्राइब अगर डॉक्टर ने किया है पेन को रिड्यूस करने के लिए, तो हम बेबी को वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके सुचर को हम कंटिन्यूअस क्लीन करके ड्राई करके रखते हैं कॉटन या गॉच पीस से। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते रहते हैं एसेप्टिक टेक्निक से। और बेबी को हम कोई भी चीज़ माउथ में डालने को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि अभी सर्जिकल उसकी रिपेयरमेंट हुई है और वो फिर इंजरी हो जाएगी। हम बच्चे को जो होता है लव एंड अफेक्शन दिखाते हैं ताकि जो उसकी कंफर्ट है, एक सिक्योरिटी है, वो मेंटेन रहे बेबी की। तो बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी हमें बेसिक चीज़ें ही करनी है। बिफोर सर्जरी में हमें कंसेंट लेना है, बेबी को NPO पे रखना है। कोई भी मेडिसिन अगर हमने ऑलरेडी डॉक्टर ने उसको रिटन ऑर्डर में दिया है तो हम वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सारे जो भी हमारे पहले के डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो सारे हम कलेक्ट कर लेंगे, उसके रिपोर्ट्स, एंड उसे पेशेंट की फाइल के साथ अटैच करके हम
सर्जरी रूम में ले जाते हैं, ओटी में ले जाते हैं। आफ्टर सर्जरी में हम क्या करते हैं, उसे वाइटल्स उसका मॉनिटर करते हैं कॉमनली। हम उसके साइड को क्लीन रखते हैं, उसके हैंड्स को भी रेस्ट्रेन कर सकते हैं कि वो टच ना करे। उसके इंजरी को भी हम असेस करते रहते हैं, किसी इंजरी से उसे प्रिवेंट करते हैं। एस्पिरेशन के लिए हम उसको टर्न कर सकते हैं बेबी को। तो ये सारी चीज़ें हम आफ्टर सर्जरी कर सकते हैं उसके केयर में। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसकी वजह से, क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी हुई है उसकी वजह से या क्लेफ्ट लिप की वजह से ही? तो यहाँ पे फीडिंग प्रॉब्लम बेबी में देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, मतलब जो उसका नोज़ है वो एक्सपोज था, नेजल कैविटी उसकी, तो इसलिए वहाँ पे उसको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। एयर इन्फेक्शन या हियरिंग लॉस भी बेबी में हो सकता है। स्पीच प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो हमने अभी इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी देखा था, जो उसकी वॉइस होती है वो हमें ऐसे फील होती है कि नाक से आ रही है। डेंटल प्रॉब्लम्स भी बेबी में हमें देखने को मिल सकती है। तो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी भी बोल सकते हैं हम, कि मालफॉर्मेशन है जिसमें लिप या पैलेट हमारे जो होते हैं जो फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं प्रॉपर्ली। इसके कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, बट एग्जैक्ट कॉज हमारी अभी भी अननोन है एंड इसे सर्जिकली हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड एक हमारी एबनॉर्मलिटी थी, जिसे हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।